बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशिमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़्ज़म। आप सब गुड मॉर्निंग से आपको गुड मॉर्निंग उम्मीद करते हैं दिन आपका खैर से गुजरे। उसके साथ साथ जी पाकिस्तानियों की अब नज़रें हैं टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम पर, जिन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुँचने में कामयाबी हासिल की। और मेरे ख्याल में ये अभी तक वाहिद पाकिस्तानी है जिन्होंने वाकई जो है वो प्रॉपर तरीके से तैयारी भी की और वहाँ पर एंट्री ली और अब इंशाल्लाह आगे जीत के लिए भी पुरज़म है। बिल्कुल। एंड आई थिंक कि जहाँ पर हम तनकीद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वहाँ जा नहीं सके, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, वहीं पर ये वो वाहिद एथलीट हैं अरशद नदीम जो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर मौका दिया जाए तो हम ना सिर्फ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं बल्कि बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं। बुध के सुबह क्वालिफाइंग मुकाबलों में अरशद नदीम ने 85.16 मीटर दूर नेज़ा फेंक कर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि वो फाइनल की जगह बनाने वाले 12वें एथलीट्स में मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर जी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि अभी तक वो इस फाइनल में ही एथलीट्स पहुंचे हैं और हमें अब जो है मेडल की उम्मीद है। और इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्विटेशन कोटे या फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इनकी एंट्री नहीं हुई थी, बल्कि इनकी एंट्री जो है प्रॉपर जो आपकी क्वालिफिकेशन उसी तरीके से हुई है। और ओवरऑल देखा है कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स में आपने जिस तरह से कहा ना कि लोग बहुत तनकीद कर रहे थे, तनकीद इसीलिए नहीं बनती है ज़्यादा लोगों की क्योंकि लोगों को ये देखना चाहिए कि 4 साल बाद ओलंपिक्स आती है, ये 4 सालों में आपने किया क्या है, असल में ये रिफ्लेक्ट होता है उन ओलंपिक्स के दिनों में। आप अचानक से जीत नहीं सकते, अचानक से आप मेडल्स लेकर आ नहीं सकते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, जो आपका जो एक टेक्निकल स्टाफ होता है वो वहाँ पर मौजूद हमारे पास नहीं है दीगर स्पोर्ट्स में, तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आप मेडल्स लेकर आ सकते हैं? बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को एक पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन जब पोटेंशियल की बात आती है और टैलेंट की बात आती है तो अरशद नदीम ने ये साबित कर दिया कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और कल ट्विटर पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम सेलिब्रेट करते हैं अपने प्लेयर्स को, अपने हीरोज़ को, अपने एथलीट्स को। तो टॉप ट्रेंड रहा ओलंपिक्स के साथ साथ हैशटैग अरशद नदीम, और लोग इस बारे में बात कर रहे थे। आप देखें कि ये बड़ा मैटर करता है कि एक प्लेयर के लिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये एजाज़ की बात है कि ना सिर्फ उसकी जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है बल्कि हर पाकिस्तानी इस बारे में बात कर रहा है, मीडिया हाउसेस में इस पर बात हो रही है। और अरशद नदीम ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, जो मेहनत उनकी सालों की इसके पीछे रही, वो एक्चुअली नजर आ रही है क्योंकि एक एथलीट का ख्वाब होता है ओलंपिक्स में जाकर पार्टिसिपेट करना। ट्रू। और ये ख्वाब इंशाल्लाह जो है वो उम्मीद जो है जिस पर लगी हुई है वो यही है कि मेडल्स मिले तो वो पूरा भी होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बात की कि लोग इस वक्त बहुत खुश हैं, लोग ट्विटर पर बात कर रहे हैं और ये खुशी की इंतहा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का झंडा जो है वो इस वक्त लहरा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी देखना होगा कि अगर हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, या फिर प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं लोग, बहुत से हम बात भी करते हैं अक्सर हमारे एथलीट से और दीगर स्पोर्ट्स पर्सन से, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर मजीद इस पर काम हो तो वो पाकिस्तानी आगे ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। 1-2 मेडल्स नहीं, हम 50 मेडल्स भी लेके आ सकते हैं अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करे, क्योंकि हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, हम अपने स्पोर्ट्स को जो है वो आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर अरशद नदीम की हम बात करें तो वो एक पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी में एक टिपिकल लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि चीता है ये, एक्चुअली लगा। कल ट्विटर में बहुत से लोग शाबाश बॉय कह रहे थे और चीता कह रहे थे कि अरशद नदीम इस चीता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये परफॉर्मेंस से पहले भी अगर हम जिक्र करें तो ही हैव बीन प्रूविंग हिमसेल्फ। तो गवर्नमेंट उस तरह से इसको आगे लेकर शायद और मजीद बेहतरी आ सकती थी। फॉर एग्जाम्पल 2019 की बात करें तो नेपाल के शहर काठमांडू में इन्होंने जो नेज़ा फेंका था वो साउथ एशियन रिकॉर्ड बन गया था, मतलब एक नया रिकॉर्ड वहां पर कायम कर दिया इन्होंने। तो ही हैड दिस टैलेंट, ही वाज एक्सपर्ट और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। और देखिए अल्लाह ताला ने उसको नवाजा भी है कि उम्मीद हमारी जो सो गई थी, कहीं जाकर छुप गई थी, वो दोबारा से जाग गई है कि नो प्रेशर्स प्लीज सर, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई। बिल्कुल। और जिस तरह आपने बताया कि 86.29 पहले इन्होंने किया था साउथ एशियन में और इस दफ़ा उन्होंने 85.16 किया, यानी कि अभी भी मार्जिन है हमारे पास
और अरशद जो है वो इंशाल्लाह अपने जो पुराने टारगेट को ही पूरा कर लेंगे ना, तो ही वो एटलीस्ट मेडल मिल सकता है। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी उम्मीदें आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे और ये एजाज़ आपके हिस्से में आए कि कई सालों के बाद ओलंपिक्स में हम मेडल लेकर जब वापस आए तो पाकिस्तान का झंडा जो है वो टॉप नंबर पर लहरा रहा हो। गुड लक फॉर दैट सर जी। और इसी के साथ हम बाकी आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ चलते हैं, जिसमें आज का प्रोग्राम क्या रहेगा ये आपको बताते हैं। कम आवाम ज्यादा। MQM पाकिस्तान की तसल्लियां। पाकिस्तान रेलवे ने मुलाजमी को मुतनब्बे कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त मुस्तरद। 10 साल कोहमा यहया अजीज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और PTI बामुकाबला PTI। शहीद पुलिस एहलकारों की अजमत को सलाम। और 19 साल शहरोज काशिफ K2 सर करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र को पहमा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे जी। ये तो हमारी टॉप स्टोरीज थी, लेकिन कोविड जो है वो थमने में नहीं आ रहा। कोरोना ने मजीद 46 जिंदगियां ले ली हैं और 24 घंटों में 4772 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत शेरा जो है वो फिर 8.2 रिकॉर्ड। जी, और ये परेशानी की बात है क्योंकि पॉजिटिव रेशो अगर 8 से ऊपर है तो वो इसी वजह से लॉकडाउन भी लग रहा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी लग रहा है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव मैंने देखी कि कराची की रेशो कुछ कम हुई है, 4% नीचे गई है। और कल न्यूज़ में यही मैंने देखा, उसकी वजह यही थी, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगा, सख्ती हुई, थोड़ा लोगों ने SOPs को फॉलो किया और वैक्सीन जब ज़्यादा लोग लगवाएंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एहतियात भी ज़्यादा होगी। ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो वैक्सीनेशन के हवाले से देखा है कि रश वहीं पर जहाँ पर पड़ रहा है तो जो सप्लाई ऑफ वैक्सीनेशन है वो थोड़ी कम हो रही है और इसका एतराफ़ जो है सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने खुद किया और उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है वो मुल्क के बाकी हिस्सों में भी उस तरह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं उतनी वैक्सीन तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको प्रोवाइड करें। ड्राइव थ्रू वैक्सीन जो कराची में बनाए गए हैं सेंटर्स, उनके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी मौजूद हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जब हम बार बार कहते हैं कि वैक्सीन की बात की जाए, वैक्सीन लगवाई जाए, लोगों को ताकीद कर रहे हैं, अगर बैक एंड पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो फिर सिस्टम कैसे मैनेज किया देखिए बात सही है, लेकिन ओवरऑल ये है कि हमें तो सप्लाई आनी है दुनिया से और दुनिया में हर कोई इस वक्त वैक्सीनेशन लगवा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लगवा रहा है। और इतनी बड़ी तादाद आवाम की है, डिमांड इतनी ज़्यादा है और जैसे जैसे बन रही है तो पाकिस्तान में भी वो पहुंच रही है, कोवैक्स के जरिए हो या पाकिस्तान इंडिविजुअली तौर पर मंगवा रहा है। तो 12 लाख डोज कल भी पाकिस्तान पहुंची चाइना की तरफ से। अब ये है कि चाइना हमारी मदद बहुत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोवैक्स के जरिए जो खेप आ रही है उस वो भी कम नहीं है। लेकिन एक जो आबादी के लिहाज से अगर प्रोपोर्शन देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है। 1-2 दिन की बात है, टेंशन आपने लेनी, आपने वैक्सीनेशन जरूर लगवानी, क्योंकि आपको वैक्सीनेशन लगवाने के लिए जब आप निकलेंगे तो आज नहीं तो कल आपको वैक्सीनेशन लग जरूर जाएगी। अच्छा, वैसे ये मैं ये भी बात कहूंगी कि सिस्टम में जो सख्तियां की गई हैं, जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है, जिसकी वजह से लोग अब जा रहे हैं। अब आप देखिए कि सन ने पहले कहा कि हम सिम बंद कर देंगे, उसके बाद हमारा अगला स्टेप ये होगा कि अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वो उससे ज्यादा जरूरी था और ज्यादा लोग एंगेज थे उस पे कि हम वो भी बंद कर देंगे। उसके ऊपर उसका ज्यादा डर पड़ा है वैसे, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन की सैलरीज की बात हुई कि सैलरीज रोक दी जाएंगी। फिर 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई कि आपको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं होगी, ना आप बाय एयर ट्रैवल कर सकेंगे, ना आपको तनख्वाह मिलेगी। रेलवे ने भी सख्तियां कर दी और जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनसे 10% ज्यादा किराया वसूल किया जाएगा। आई थिंक ये वो तमाम छोटे छोटे मेजरमेंट्स हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं बाउंड कर रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवानी है। अब उन्होंने वैक्सीन लगवानी है और गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना है कि फाइलर और नॉन फाइलर का नहीं होता, उस तरह से कर देना चाहिए। वो पैसे भी कटने चाहिए ज्यादा आपके अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए। आई काइंड ऑफ एग्री विद यू, लेकिन मुझे लगता है नॉन फाइलर और फाइलर के लिए अभी भी जो गैप है ना वो कम है, ज्यादा होना चाहिए। एग्जैक्टली उस तरह का फाइलर को इंसेंटिव ज्यादा मिलना चाहिए। इंसेंटिव ज्यादा मिलना चाहिए और इसके साथ साथ जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई उनको भी इंसेंटिव ज्यादा मिलना चाहिए। ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है क्या और कोरोना की और फिर वैक्सीनेशन किस तरह से लग रही है और जो इस वक्त नासिर साहब ने कहा कैसे मैनेज कर रहे हैं। कासिम सोमरू साहब हमारे साथ हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ सिंध हैं। कासिम सोमरू साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इस वक्त अगर हम बात करें कोरोना की, अपनी जगह कि वो तेज़ी उसने पकड़ी, लेकिन सिंध में लॉकडाउन के बाद आपने कुछ बेहतरी देखी है, सिचुएशन इस वक्त क्या है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत का बिल्कुल कराची में देखें, जब लॉकडाउन लगता है या स्प्रेड के लिए जब आप इस तरह के एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं तो एकदम से जो है ना वो नीचे नहीं आता, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी इन्फेक्टिविटी हो चुकी होती है वो तो अपना जब तक वो पूरे सारा अमल प्रोसेस में, ये एक हमेशा ये भी एक बड़ा मसला है कि इस वायरस में कि आपको टाइम ज्यादा लगता है, 10-15 दिन लगते हैं या तो स्प्रेड होने में या फिर उसको वापस नॉर्मल होने में। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने थी ना, हम 30% पे चले गए थे, वहां से थोड़ा सा हम कम होके 23-22% पे आए हैं। तो होपफुली इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिस वीकेंड जो ये जिस तरह से स्प्रेड बढ़ा था वो थोड़ा सा कम होगा, तो हम आई बिलीव कि हम फिर अच्छी पोजीशन में होंगे। बिल्कुल, स्प्रेड बढ़ेगा तो हम अच्छी पोजीशन में होंगे। वैक्सीन के हवाले से अगर समझ साहब बात करें तो कल नासिर शाह साहब ने भी कहा कि जितने लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं हमारे पास वैक्सीन कम है। क्या रेशो है ये, थोड़ा ये भी बताइएगा कि क्या वाकई में वैक्सीन बहुत कम है? देखिए, हमारे पास जितनी वैक्सीन है वो सप्लाई आपको पता है कि एनसीओसी की तरफ से होती है। हमने 2,60,000 के करीब वैक्सीनेशन पूरे सिंध में की है, विच इज अगेन हम हर रोज तकरीबन 10 से 20,000 लोग जो मिसाल हम 1,50,000 से शुरू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2.5 लाख पे पहुंचे, जो हमारा टारगेट 3 लाख है। तो लेकिन कुछ कल वैक्सीन जो है ना, वो एक नंबर ऑफ वैक्सीन कल हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट हो गई थी। वो हमारे सेंटर्स पे जो सेकंड डोज वाले थे उनको नहीं लगा सके। वो हमने एक मैकेनिज्म बनाया, उसमें हम लोगों को इन्फॉर्म करते जा रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास स्टॉक में ये हमने एनसीओसी को कल भी खत लिखा, उससे पहले भी खत लिखा, और रेगुलर इंटरेक्शन भी होती रहती है कि जी हमारे पास अब हम नंबर ज्यादा बढ़ रहा है, लोग लगाने के लिए तैयार भी हैं, तो हमें जो है एडिक्वेट वैक्सीन जो है वो पूरी सप्लाई करते जाएं, ताकि हम ये जो जिस तरह से अब लोगों में ये टेंडेंसी आई भी है, लोग आ भी रहे हैं, लोग विलिंग भी हैं, तो हमें कम से कम सप्लाई साइड पर जो है ना वो लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए, लोग परेशान भी नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने ये कहा कि एनसीओसी की तरफ से सप्लाई मिलती है, लेकिन ये भी तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सूबे अपने ओन पर भी वैक्सीन मंगवा सकते हैं। क्या इस पर कोई काम नहीं हुआ कि अगर आपको डिमांड है तो फिर आप अपने तौर पर सप्लाई अरेंज कर लें ज़्यादा? देखें सर, इसमें 2-3 इश्यूज, बड़े टेक्निकल इश्यूज आते हैं। नंबर एक कि आपके पास डायरेक्टली जो है वो जो वैक्सीन की जो प्राइसेस होती है ना सर, वो ड्रेप तय करता है। अब मसला ये है कि हमने मिसाल के तौर पर हम निगोशिएट करने जाए और हम कहेंगे जी हमें $10 की मिलती है, $5 की मिलती है, $1 की मिलती है, से फॉर एग्जाम्पल, और ड्रेप ने एक सर्टन प्राइस तय की हुई है। अब फिर क्या होता है सर, वो उसमें G2G की जो प्राइसेस होती हैं वो अलग होती हैं। अब वो हमें जब तक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन या जहां से भी इनकी आपस में तय हुई है वो हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि जी ये इट इज बिटवीन टू गवर्नमेंट्स, तो हम आपको नहीं बता सकते। जब तक हमें वो नहीं बताते तो हम अगर से फॉर एग्जाम्पल महंगी खरीद लें, कल को लिए मसाइल हो जाएंगे। फिर आप सब लोग कहेंगे कि जी आपने महंगी खरीदी है तो सिंध में तो ये है, तो फिर पता नहीं एक लंबी कहानी जब हमारे अगेंस्ट बन जाएगी। और हमने इसलिए एनसीओसी से कहा है कि जो हमारा शेयर है वो आप ले लें, जो हमने अपना पैसा रखा हुआ है वो आप हमसे पैसे ले लें, आप ही हमारे लिए खरीद लें। हम डायरेक्टली अब इस जो है प्रोक्योरमेंट वाली किसी उसमें नहीं जाना चाहते, कल को हमारे लिए जो है वो मसाइल पैदा हो। बिल्कुल सही। तो ये एक रीजन है। बाकी हम वी आर रेडी, अगर हमसे वो जिन पैसों में एनडीएमए ने खरीद दिया हमें बता दें, हम उसी पैसे में वही ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। बिल्कुल सही। कासिम समरू साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी बात बिल्कुल बजा है। जब आप लोग लॉकडाउन लगाते हैं या जब कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं तो तनकीद की जाती है, और एक्सट्रीम तनकीद की जाती है, और जब परफॉर्मेंस या डिलीवरी की बात आती है तो फिर डिलीवर फेडरल की तरफ से भी नहीं किया जाता। और मैं ये नहीं कह रही, आई एम नॉट ब्लेमिंग फेडरल फॉर दैट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड ही है जो उन्होंने सब जगह पे प्रोवाइड करनी है। बट द पॉइंट है कि आप पहले कराची को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे, सिंध को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे थे कि वो लॉकडाउन की तरफ चले गए, और फिर आप खुद भी उन मेजर्स की तरफ आ गए। और जब आप खुद उन मेजर्स की तरफ आ गए तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो मेजरमेंट्स ठीक थी जिसकी वजह से परसेंटेज। बिल्कुल, और इसके साथ साथ यहाँ
पर वाज़ेह होता है कि अगर सूबे और विफाक इकट्ठे ना चलें तो फिर किस तरह से सूबे जो थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं। और यहाँ पर कासिम साहब ने जिस तरह बात की है कि बाद में फिर हम पे इल्ज़ाम लगने थे और हमें कहा जाना था कि रेट आपने वो नहीं लिया, महंगी मंगवा ली, और दीगर सवालात मीडिया पर भी होने थे और फिर गवर्नमेंट ने भी करने थे। तो फिर ये बात वाज़ेह है इस बात से कि अगर आप कोऑर्डिनेशन ना करें, आवाम को पहले ना रखें, और इस तरह से बातें जब आती हैं बिला वजह तनकीद होती है, बेजा तनकीद होती है, और सोचे समझे बगैर आप तनकीद करते हैं तो फिर ये असरात होते हैं कि आपकी आवाम मुतासर होती है। यहाँ पर आवाम मुतासर हो रही है, चाहे आपके आपस के मसाइल हैं या जो भी वजह है, इसकी वजह से आवाम मुतासर हो रही है कि लोगों को उस तरह से वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रही है। आपको याद होगा अबूज़र, जब लॉकडाउन लगा था, जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था आज से 1.5 साल पहले, तब भी सिंध ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेकर लॉकडाउन लगाया था और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो सिंध हैव बीन इंडिपेंडेंट इन देयर ओन डिसीजंस एनसीओसी के गाइडलाइंस के बावजूद। लेकिन अब जो है ताजिर बरादरी नाराज नजर आ रही है, खासतौर पर कराची से काफ़ी नाराज है जी वो। और कल जो हुआ कि मुत्तहिदा मोमेंट के पाकिस्तान के जो कन्वीनर है खालिद मकबूल सदीकी साहब, उन्होंने कहा कि कराची को बंद करने का फैसला ऐसे नहीं हो जाएगा, वज़ीर आज़म ऐलान कर दें हम खुलवा देंगे, हम साथ देंगे ताजिर बरादरी का। मुझे समझ नहीं आ रही है ये क्या कौन सी ऑपोजिशन की दो चीजें हैं जो आप आमने सामने खड़ी हो गई हैं। गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, एमक्यूएम जो है वो गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। तो ऐसा अगर कहना आप सूबे की गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं, कराची में अगर इस तरह से इश्तियाल फैलाने की कोशिश करते हैं या बात को इंसाइट करने की कोशिश करते हैं और मामला ख़राब करने पुरानी रविश की तरफ जा रहे हैं कि एक कॉल पे हम ओपन करा लेंगे, ये क्या तर्ज है, ये क्या वजह है इसकी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद कराची शर्जील गोपलानी साहब। तो जी साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया है कि कल एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात बात हुई, उनके साथ मिलकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये कहा गया कि कॉल पर दुकानें खुलवा देंगे, ये क्या आप इसमें साथ हैं कि इस तरह से किया जाना चाहिए? देखें, मजबूरी है जब आप देख रहे हैं कि कराची के तमाम मुज़ाफ़ाती इलाके खुले हुए हैं, शिकारपुर, नवाबशाह, दादू, लारकाना सब खुला हुआ है। सिंध में अगर बंद है या तो कराची और हैदराबाद की जो डाउनटाउन की मार्केट्स हैं, जो मेन मार्केट है, सिर्फ उन्हीं को बंद कराया गया है। आप अगर कराची के शहर में जो मुज़ाफ़ाती इलाकों में जाए, तमाम मार्केट्स खुली हैं। तो ये सिर्फ लॉकडाउन जो है सिर्फ हमारे ताजिरों के लिए ही है, किसी और जगह पे तो लॉकडाउन नहीं है। तो हमें तो मजबूरी है कि अब हमें जो है वज़ीर आज़म साहब ने रिक्वेस्ट की है। परसों हमारे पास खुर्रम शेर जमान आए थे जो कि पीटीआई के सिंध के सदर हैं, उनका कहना ये है कि वज़ीर आज़म लॉकडाउन के खिलाफ है। तो इसीलिए हमने जो है उनकी जो कोalition पार्टी है एमक्यूएम, उससे भी बात की। उनका भी कहना यही था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बंद करवाना नहीं चाहती। और एनसीओसी में जो असद उमर साहब ने बात की, हम उनसे ही बात कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब अगर इजाज़त देते तो हम आपकी दुकानें खुलवा देते हैं। लेकिन शर्जील साहब, आपको ये भी पता होगा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं अपने कुछ डिसीजन में, और ये तो बिल्कुल ही सूबों की जुरिडिक्शन है जिसमें वज़ीर आज़म साहब भी नहीं डिक्टेट कर सकते, नहीं कह सकते। हाँ, उस चीज़ के ऊपर बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन डिसीजन तो सूबे का ही होगा। और आप ये देखिए, अगर आप सिर्फ कराची का जिक्र करें या मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ प्रॉपर लॉकडाउन लगा है, वहाँ की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। क्या हम इससे लॉजिकल बात कर सकते हैं बजाय इसके कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस गवर्नमेंट खड़ी रहे? देखिए, लॉजिक अगर आप बात करते हैं तो पिछले 16 महीने के अंदर आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने कोई हमें टैक्स कम नहीं किया। पिछले साल भी 300 अरब से ज़्यादा का जो है टैक्सेस इन्होंने रिकवर किए थे, और इस साल आप देखें तो 350 अरब रुपए इन्होंने लोकल गवर्नमेंट ने हमसे टैक्सेस दिए। जबकि पिछले साल हमसे ये बात हुई थी जब कोरोना आया था, वज़ीर आला साहब ने अनाउंस किया था कि हमसे सिंध गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लेगी। लेकिन इस दफ़ा जब हमने टैक्सेस ना देने की कोशिश की तो बाकायदा हमें कोर्ट से समन भेजे गए, और तमाम इदारे, लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे ट्रेड लाइसेंस हो, चाहे आपकी सिविल डिफेंस हो, हमें कोर्ट में बुला के हमसे पेमेंटें करवाई गई। हुकूमत का अगर 300 अरब का टैक्स बनता था तो हमसे 27% एक्स्ट्रा टैक्स दिया गया है, जो कि उससे ऊपर गया है। 350 अरब से ज़्यादा का टैक्स हमने पे किया है पिछले साल। अच्छा, साथ साथ हमने रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आला साहब से कि आप जो है जब एनसीओसी का इजलास होता है, आप प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखें 18वीं तरमीम के बाद कि हमें कम से कम बिलासूदी कर्जे दिए जाए, ताकि हम अपने स्टाफ को सैलरी दे सकें, हम अपने घर के किराए दे सकें, हम अपनी दुकानों के किराए दे सकें, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकें। हमें कोई टैक्स नहीं छोड़ा गया। कल आप देखेंगे हमें जो है इसके प्रॉपर्टी टैक्स के चालान भी इशू हो गए। अब हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी भरना है। हम तो बिल्कुल कहीं के भी हम नहीं है, हमारे लिए कोई सपोर्टिंग फंड नहीं है, कोई कोलिशन फंड नहीं है।
जबकि सनतकारों को इन्होंने अरबों रुपए दिए हैं। रिलीफ नहीं मिला, बेसिक लगता है लॉजिक यही है आपका जो एहतजाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शानी साहब के, उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई टैक्सेस में रिलीफ नहीं मिला, इसलिए वो इस फैसले के खिलाफ हैं। वरना सिर्फ कराची में, और अब आप देखें कि पंजाब में भी लाहौर और फैसलाबाद बड़े बड़े शहरों में किया गया स्मार्ट लॉकडाउन, तो बाकी शहरों में तो नहीं किया गया। डिमांडिंग कि टाइम लिमिटेशन कर दें, हमारा कारोबार पूरी तरह बंद ना करें, लेकिन आप परसेंटेज कंपैरिजन करें तो 30+ % इन कराची और लाहौर में अभी 7-8 पर है या 9 पर है, और आप स्मार्ट लॉकडाउन लगा देते हैं। बात यह है कि स्टेट विद इन स्टेट की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर जब गवर्नमेंट्स आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। एमक्यूएम का सपोर्ट करना भी उस तरह से जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि एमक्यूएम खुद फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। हाँ, ये बात नहीं करनी चाहिए कि हम खुलवा देंगे, वज़ीर आज़म बस ऐलान कर दें हम खुलवा देंगे। तो हर चीज की अपनी अपनी एक जुरिडिक्शन है, अपने अपने डिसीजन है। स्टेट विद इन स्टेट नहीं होनी चाहिए और रेट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जी, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। और जैसे आपको पता है कि अगस्त का महीना और 14 अगस्त आ रहे हैं, और हम डिफरेंट जगहों से पाकिस्तान के वो स्टार्स, वो लोग लाकर आपके सामने उनसे मुलाकात करा रहे हैं आपकी, ताकि आप लोग भी जान सकें कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल और टैलेंट है। लेकिन यकीन जानिए कि कुछ लोगों को आपसे मिलवाने से पहले जब मैं खुद मिल रही होती हूँ तो मैं परेशान भी हो जाती हूँ, हैरान भी हो जाती हूँ, और ये सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि ये कैसे कर लिया। ऐसे ही ये गेस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में। बिल्कुल, और कैसे कर लिया इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनकी उम्र सिर्फ 10 साल है, और ये कोपेमा हैं याया अजीज़, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। गोंदोगोरो पास पहुंचने वाले ये पहले 10 साल कोपेमा बन चुके हैं। इन्होंने अपने वालिद और बाकी दीगर साथियों के साथ ये कोपेमाई मिशन में गए और मुकम्मल किया। कितनी खूबसूरत वीडियोज़ इनकी हैं, तस्वीरें देखिए। और छोटे से 10 साल के ये बच्चे हैं, और 200 किलोमीटर बाय ऑन फुट इन्होंने ये ट्रैवल भी किया। और ये जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, फ़ख्र पाकिस्तान बने, और बड़ी खुशी की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और आप सोचें अबू ज़र कि इतनी सी एज में माशाल्लाह याया ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो कर ली है हासिल, उसके बाद क्या करेंगे आप? यकीन मतलब कैन यू इमेजिन? माशाल्लाह माशाल्लाह, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। और हम ही क्यों बोली जा रहे हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं जी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं याया अजीज़। अस्सलाम वालेकुम याया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं तमाम पिक्चर्स में, और डर नहीं लगा? सबसे बेसिक और पहला सवाल मेरा ये है आपसे, 10 साल के हो आप? जी, मैं 10 साल का हूँ। डर नहीं लगा ये करते हुए? मुझे कुछ जगहों पे भी लगा था, लेकिन फिर हम कर गया। अच्छा, कुछ जगहों पे लगा, लेकिन ऑब्वियसली आपके पापा आपके साथ थे, तो डर किस बात का? फिर अब वो अगर साथ हैं तो फिर साथी भी साथ थे। तो बताइएगा याया कुछ अपने इस मिशन के बारे में, कैसे प्लान बनाया? बाबा को आपने कैसे कहा कि मैंने भी साथ चलना है? कब से तैयारी कर रहे थे? डिटेल में बताएं ज़रा अपने सारे इस मिशन के बारे में। पिछले 2 ईयर से तो मेरे फादर ने किया हुआ था प्लान, तो फिर इस साल कोविड की वजह से वो नहीं जा सके, तो मैंने कहा कि अगले साल मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने पहले तो कहा कि आप छोटे हो अभी, लेकिन फिर मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा चलो आप फिर चले जाना। फिर इस साल हम फिर गए। अच्छा, चलो, आप इंस्पिरेशन तो ले ली आपने अपने वालिद साहब से, और हम वीडियोस में देख भी सकते हैं कि वो साथ हैं, और ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है टू हैव समबडी जिसके साथ आप अपने फियर्स और स्केयर्स सारे शेयर कर सको उस रास्ते में 10 साल बच्चे के। लेकिन याया, आपकी अम्मी ने आपको जाने दिया? क्योंकि अक्सर होता है ना, घर वाले रोक लेते हैं, नहीं बहुत छोटा है, आप खुद जाएँ, इसको मैं नहीं जाने दूंगी या मैं नहीं लेके जाने दूंगी। ऐसा कुछ हुआ था? अम्मी ने मना किया था कि नहीं जाना? अम्मी ने मना बहुत पहले किया था कि आप रहने दो, अभी छोटे हो आप, थोड़े बड़े होके चले जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने तो जाना है और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा। देखिए ना, अगर फादर साथ हो तो थोड़ा सा हौसला वैसे ही बन जाता है। अच्छा बताएं, जब याया कि जब आप निकले, तो अब चूँकि आपका ये मिशन बहुत बड़ा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए प्लान तो नहीं होता कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, तो जब आप निकले थे क्या तैयारी थी आपकी? कि मतलब आपको लग रहा था कि आप कर लेंगे? डर तो नहीं रहे थे थोड़ा साथ? और फिर थोड़ा डिफ़िकल्टीज आई क्योंकि बहुत बड़ा ये मिशन है। डर तो लग रहा था कि पहली दफ़ा मैं क्लाइंबिंग कर रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था, तो मैं डर से कुछ ही जगहों पे लगा। जब हम चढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पे एंगल बड़ा ऊंचा था, तो मैं एक जगह रुक गया। फिर हमारे साथ रेस्क्यू टीम वालों ने कहा था कि आपको हम लेके जाएंगे, तो उन्होंने मुझे लेके गए फिर अच्छी तरह।
सही, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़े से ऑब्वियसली चैलेंजेस तो आते हैं। या मुझे ये बताओ कि इस पूरे ट्रिप से, इस पूरे मिशन से आपने क्या क्या सीखा? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग के दौरान या पहले नहीं पता थी, और जब आपने खुद एक्सपीरियंस की तो आपने कहा कि अच्छा ये भी होता है, मैं फ्यूचर के लिए ये जहन में रखूँगा? क्या क्या सीखा आपने इससे? मैंने पहली दफ़ा क्लाइंबिंग की थी, उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला कि क्लाइंबिंग को किस तरह करते हैं, कैसे होगी। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा अच्छा, क्लाइंबिंग आपके लिए बड़ा एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। अच्छा, एडवेंचरस भी रहा है ये। या आप चूँकि पहली दफ़ा था, आगे का प्लान आपने जब वापस आ गए बहुत खुश होंगे, सब मुबारकें भी दे रहे हैं आपको, फैमिली आपकी खुश है। अब फिर आपने अपने बाबा के साथ बनाया प्लान कि नेक्स्ट अब कहाँ जाना है, कब जाना है और किधर जाना है? नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ तो मैं मिंगलिक सर जाऊँगा। अच्छा, उसको सबमिट करूँगा। अच्छा, मतलब प्लान आपने सेट कर लिया है कि अब मैंने उसके लिए ट्रेनिंग करनी है और आगे जाना है। देखिए ना, आपको मैं कह रहा था ना कि बहुत से रिकॉर्ड बनेंगे अभी, नेक्स्ट इनका प्लान बन जाएगा इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे टैलेंट के लिए स्काई इज़ द लिमिट, और अल्लाह ताला उनको ज़रूर सपोर्ट करता है जो मेहनत करते हैं, और फिर हमारी दुआएं तो आप लोगों के साथ होती हैं। या मुझे ये बताएं कि जब आप कोई भी ऐसा एडवेंचरस और ऐसा एक ट्रिप प्लान करते हैं, ऐसा एक मिशन प्लान करते हैं जिसमें आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तो अचीव करना ही करना है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज भी बड़े लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज से मेरी मुराद, मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊँ, फूड लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है, आसपास कोई और लोग नज़र नहीं आ रहे, बस्ती नज़र नहीं आ रही, घर नज़र नहीं आ रहे, खराब हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ कि ये मैंने खाना ज़्यादा खाना था, कम है, मैंने पानी ज़्यादा पीना था और हमारे पास लिमिटेड है तो मुझे एक एक सिप लेना पड़ा? नहीं, वैसे उन जगहों पे मुझे प्यास तो कम ही लगती थी। भूख मुझे बस सही, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगती थी, वो बस कम ही खाते थे। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? 16 दिन का ट्रिप था ये आपका, बीच में आप लोगों ने रेस्ट भी किया, डिफरेंट जगहों पर कैंप्स पे लगाए, रुके भी, तो आपसे बड़ी उम्र के थे बाकी सब लोग, तो आप कैसे बीच में सब उस ग्रुप में मिंगल इन करते थे? मैं बस ऐसे ही उनके साथ। क्या? अच्छा, थोड़ा सा बताओ। बस ऐसे ही मतलब क्या? सोचो जरा कोई एक फन थिंग जो आपने की हो, क्योंकि वीडियो में आप एंजॉय करते हुए तो नजर आ रहे हो, आप घूम के इधर भी जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो, स्नो को एंजॉय कर रहे हो। जी, जब हम इधर टॉप पे थे तो तब हम बस थोड़ी देर ऊपर थे और अब बस नीचे आए हम। अच्छा, बस फिर नीचे आ गए। तो मुझे बताएं या इतने आप मतलब रिलैक्स हैं, वापस इतना बड़ा मिशन करके वापस आ गए और आप कह रहे हैं बस हो गया। दोस्तों को तो बताया होगा बड़े प्राउड होके कि जी देखो मैं कहाँ से होके आया, आपके फ्रेंड्स बड़े आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे, थोड़े हैरान भी हो रहे होंगे, उनसे बात की आपने इस बारे में? जब मैं स्कूल गया था तो उन्हें तो पता चल गया हुआ था, उन्होंने लेकिन मुझसे पूछा कि कहाँ कहाँ गए थे, कितने दिन का ट्रिप था, और ऐसे बस पूछा था। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात जी। और या यही वो चीज़ है, वो पैशन है जो आपने आगे लेकर चलना है कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ अचीव करना है, क्योंकि इस पूरे मिशन में जहां मुझे आप पर फ़ख्र फील हुआ वो मोमेंट था जब आपने पाकिस्तान का झंडा लहराया, और कम उम्र तरीन को पैमा आपको कहा जा रहा है अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद। तो ये मिशन आगे लेकर चलना है कि डिफरेंट जगहों पर इंटरनेशनली भी जब आप एक्सपोजर करोगे, आगे जाओगे, तो आपको ये मोमेंट आएगा जहाँ आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकोगे। जी, मैं और सबमिट भी करूँगा और जगह भी जाऊँगा, एक्सप्लोर भी करूँगा। वेरी नाइस, आप हमारे लिए फ़ख्र हैं और पाकिस्तान फ़ख्र हैं, और बहुत खुश हैं कि आपने ये काम किया, और आइंदा भी इंशाल्लाह आपको गुड लक कहते हैं। याह्या अजीज़, आपका बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त के हवाले से आपने बात की थी ना कि 14 अगस्त से पहले हमने सबको दिखाना है कि क्या क्या पाकिस्तान में टैलेंट है, और पाकिस्तान में जितना टैलेंट है 14 अगस्त कोई लिमिट नहीं है, हम दिखाते रहते हैं अक्सर। हमारे प्रोग्राम का ये बल्कि फॉर्मेट का परमानेंट हिस्सा है, लेकिन ये स्पेसिफिकली हमने कहा कि हर रोज़ हम जो है इसको ना सिर्फ मेंशन करेंगे बल्कि उन पोटेंशियल वाले लोगों के साथ, उन टैलेंटेड लोगों के साथ आपकी मुलाकात भी कराएंगे। तो आज याह्या अजीज़ हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कि ओलंपिक्स की हमने बात की प्रोग्राम के आगाज़ में, और पाकिस्तान के फ़ख्र की हमने बात की अरशद नदीम की, जो कि जेवलिन थ्रो के फाइनल में पहुंच गए हैं और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करने के बहुत करीब, इंशाल्लाह मेडल भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह जी। और इस वक्त हमारे साथ, हमारा ऑनर है जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं टोक्यो से, और अरशद नदीम और उनके मलिक उनके कोच सैयद फयाज हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम, बहुत 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 मुबारक हो सबसे पहले तो।
वालेकुम सलाम जी, पूरे पाकिस्तान को सलाम और सबको मुबारक और आपकी दुआओं से। थैंक यू जी। अरशद साहब, आपके पास हम आएंगे। सबसे पहले तो टॉप ट्रेंड रहा, लोग आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, एंड यू ट्रूली 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 डिजर्व इट। कैसा लग रहा है कि आपने एक तो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, दूसरा पाकिस्तान से आपको इतनी दुआएं, इतना प्यार मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ कि और मैं बड़ा खुश नसीब भी हूँ इस वजह से कि अपना पूरा पाकिस्तान जो मेरे लिए दुआ कर रही है और अल्लाह ताला ने आज मुझे इज्जत दी है। मैंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और मैं होपफुल हूँ और इंशाल्लाह मैं अपना अच्छा परफॉर्म करूंगा और फाइनल में पाकिस्तान का झंडा इंशाल्लाह लहराऊंगा और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह पता चलेगा कि पाकिस्तान कंट्री इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अरशद, आपके लिए सबकी दुआएं शामिल हैं क्योंकि अभी टोक्यो में आप मौजूद हैं और हम लोग जब लाइव आपसे बात इस वक्त कर रहे हैं, आपसे इससे पहले ट्रेनिंग ही कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा सा नाजरीन के लिए भी लेट हो गया बात करवाना आपसे। अरशद, आपको तो गुड लक है, साथ फयाज साहब आपके साथ मौजूद हैं जो कि आपके कोच हैं, मेंटोर हैं। फयाज साहब, आप बताएगा जब आ रहे थे टूर्नामेंट के लिए क्या फीलिंग थी और अब माशाल्लाह फाइनल में पहुँच गए हैं तो कैसा लग रहा है, एहसास क्या हैं? सर जी अस्सलाम वालेकुम, पूरे पाकिस्तान को सलाम, आपकी दुआएं और ये आपकी दुआओं की जो फीलिंग और ये थी ना, ये शायद इसी की वजह से आज हमने क्वालिफाई किया है और आप दुआ करेंगे फाइनल में अच्छी थ्रो करें, हम इससे भी अच्छी करें इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह और इज्जत से वापस आए। बिल्कुल जी। अब आप देखिए कि इज़्ज़त और प्यार तो अल्लाह ताला नवाजता है, और जहां हम बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे थे कि एथलीट्स को मौका नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अरशद आपने हर प्लेटफॉर्म पर प्रूव किया है कि आप में टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। मुझे खटमंडो का वो मुकाबला याद आ रहा था जिसमें आपने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था एशियन गेम्स में, और अब ओलंपिक्स जो एक एक्सट्रीम बिगेस्ट प्लेटफॉर्म होता है किसी एथलीट के लिए, वहाँ आपने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल है, थोड़ा सा ये बताइएगा, और अब आगे के लिए तैयारी क्या है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि इंशाल्लाह आप मेडल लेकर वापस आएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखा जाए तो काफी मुश्किल है और देखा जाए तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इंसान के लिए कोई काम ऐसा नहीं है जो उनके लिए मुश्किल हो। अगर वो करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आसमान को भी छू सकता है, और अंदर हिम्मत और जज्बा हो पाकिस्तान के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नाम बुलंद कर सकता है, झंडा लहरा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अरशद, चूँकि ऐसी जो गेम्स होती हैं जिसमें आपने वन मैन शो होता है, आपने टीम और आपके साथ नहीं होती, लेकिन एक जो आपके साथ होती है वो आपके कोच होते हैं जो आपको लेकर चलते हैं, तो आपकी और आपके कोच की कैसी रही कोऑर्डिनेशन जब आप कोशिश कर रहे थे? कहीं पर आप मुश्किल में भी आए होंगे, पहले भी आपने बहुत से मुश्किलात भी देखी और अब अच्छे दिन भी आ गए हैं, फाइनल में पहुँच गए हैं, तो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? कोई परेशानी आती है? कैसे आप एक दूसरे से बात करके आगे बढ़ते हैं? जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि स्टूडेंट की और तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कोई भी दुनिया में काम हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप अचीव कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह इन्होंने दिन रात मेहनत करवाई है, तो आज अल्लाह का शुक्र है और पाकिस्तान की हमारे साथ आएंगे और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। मज़ीद हमारे लिए दुआ करें ताकि हम फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और अपने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, और दुआएं तो आपके साथ हैं ही। अरशद, साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है फाइनल के लिए, ज़ाहिर है आपने, इट्स नॉट जस्ट कि जो आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड वही मैटर करता है, पूरी रिसर्च मैटर करती है, आपको पता होता है आपका टफ कंपटीशन किसके साथ होने वाला है। सो आपने ये प्लान कर लिया है कि कौन सी टीम, कौन से एथलीट जो हैं वो आपको टफ टाइम देने वाले हैं और उनको कैसे काउंटर करना है? जी अगर देखा जाए तो मेरा माइंड किसी एथलीट्स के साथ नहीं होता, मेरा जो अपना कंपटीशन है वो मैं अपने आप के साथ करता हूँ, इसलिए कि मैंने अपना बेस्ट थ्रो करनी है, मेरा कंपटीशन मैं अपने साथ ही करता हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने साथ ही करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अपने साथ ही मुकाबला होता है और अपने पिछले से जो बनाया हो उसी को तोड़ना रिकॉर्ड ही आपका नेक्स्ट टारगेट होता है। तो फयाज साहब, अब आपने अरशद साहब को चूँकि अब तक तो टिप्स देते आए हैं कैसे करना है मुकाबला, अब आप फाइनल में पहुँच गए हैं, तो क्या टिप्स वगैरह दे दिए हैं या अभी फाइनल से पहले कुछ और एक सेशन लगने वाला है? सर हमने ट्रेनिंग तो है, आज भी है, कल भी है, और आप दुआ करें हम अपना झंडा सर बुलंद करें, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अपना झंडा इस वक्त यहाँ पे भी ये झंडा, इसको हमने सर बुलंद करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला जी, और ये झंडा ही है जिससे दुनिया भर में हमारी इज्जत है।
थैंक यू Thank सो you. मच अर्शद, थैंक यू सो मच। अब आप हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी एक्साइटेड भी लग रहे थे, ऑब्वियसली ट्रेनिंग करके अभी अभी आए थे, और अभी भी बहुत सी ट्रेनिंग बाकी है, तो चल रहा है सिस्टम। और मेरे ख्याल में याया अरशद नदीम और फयाज हुसैन की जो जोड़ी है ना, क्योंकि ऐसी गेम्स में वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, कोच के बहुत मैटर बगैर कुछ करता है, नहीं कर आपकी सकते। मेंटल सिंक्रोनाइजेशन भी बहुत मैटर करती है, एंड दैट्स हाउ यू रिलैक्स। गुड लक जी हमारी टीम को। यस, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाब करे। हम एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की पाकिस्तान में, और उसमें सबसे अहम कल ऐसे लगा कि एक बार फिर नून लीग के हवाले से तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम शहबाज शरीफ साहब से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि हम पुरानी बातें भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो पुरानी बातें नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जब मैं सियासत में आया था तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुझे ऑफर की थी, लेकिन मैंने इसीलिए ज्वाइन नहीं की क्योंकि वो करप्ट थे। दोनों की करप्शन जानता था, इसलिए अलग पार्टी बना ली, फिर कामयाब हो गया जद्दोजहद के बाद। और उन्होंने कहा कि मैंने चैलेंज किया था उनको, जो मैं जीत चुका हूँ। और भी बहुत कुछ है जिस पर आज हम बात करेंगे अपने इस सेगमेंट में, जिसमें कल पीटीआई वर्सेस पीटीआई भी नजर आई, फिर महंगाई की बात भी की गई, फिर कुछ असेंबली की सिचुएशन भी हुई जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि अब हम पार्लियामेंटेरियंस से बात करेंगे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं। इसके अलावा ना हम किसी की बात का जवाब देंगे ना उनसे बात करेंगे। तो इस पर हम बात करेंगे सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, क्या हाल चाल है? अंजुम साहब ठीक है आप? इमरान खान साहब ने अब ज़रा थोड़ा बैक एंड पर जाकर जब बात की और पूरा एक फ्लैशबैक की, वो मेमोरीज शेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था उस वक्त भी कि ये करप्ट हैं, मैंने नहीं जाना इन पार्टीज़ में और मैंने अपनी पार्टी बना ली। और उस वक्त लोग मुझे कहते थे कि ये शायद कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। देखिए, इमरान खान ने बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने करप्शन की बुनियाद पर एक पूरा मोमेंटम क्रिएट किया और एक तहरीक चलाई और वो इक़्तिदार में आ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको 3 साल हो गए हैं, अभी तक इन्होंने एक भी चीज़ साबित नहीं की कि मियां नवाज शरीफ ने करप्शन की है। मियां नवाज शरीफ के असासे ज़रूर साबित हुए हैं कि उनकी आमदन से ज़्यादा, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं है कि उन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है, उन्होंने जो है टैक्स चोरी किया है या गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर पैसे भेजे हैं, कैसे किया है। अभी तक जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो करप्शन को साबित करती, तो वो करप्शन को साबित नहीं की। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो नहीं है, ये तो नैब की जिम्मेदारी होती है ना। नैब नहीं करवा सका, गवर्नमेंट तो अभी भी यही कह रही है कि ये नैब का काम था। नहीं, ये नैब बिला शुबा नैब का काम है, लेकिन नैब के साथ गवर्नमेंट भी एफर्ट कर सकती थी उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी तहकीकात में। लेकिन अब तक तो ये साबित नहीं हुआ ना कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो करप्शन किया और करप्शन गवर्नमेंट तो हाथ खड़े कर देती है। वो तो कहती है हमने तो ये केस भी नहीं बनाए, ये तो पिछली हुकूमतों से बने चले आ रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। मतलब जब आप इतना ओपनली अपफ्रंट एक बयानिया रखते हैं कि करप्ट है, तो फिर अपना पूरा मशीनरी और सिस्टम लगा दें उसको एग्जैक्टली फिर लगा दें। अब प्रॉब्लम यह है कि महज करप्ट कह देना, और जरदारी पे भी करप्शन के इल्ज़ाम है, लेकिन अब तक जरदारी पे इल्ज़ाम यह है कि उनके एक बेनामी अकाउंट से उनके जो है वो घर का खाना गया और बकरे जो है वो खरीद के दिए गए। लेकिन ये सारी बातें फेक सी बातें हैं, अब तक कुछ सॉलिड इन्होंने साबित नहीं किया। इसलिए इमरान खान का जो बयानिया था, इमरान खान की जो मूवमेंट थी, वो कोई ऐसी आवाम की नज़र में कोई कामयाब मूवमेंट नहीं है। ना इन्होंने लूटे हुए पैसे वापस ला सके, ना ये साबित कर सके। अब भी लेकिन इस पर जिद रहना कि मैं दुरुस्त हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इससे अवाम जो है, अवाम के अंदर उनका वोट बैंक में कोई इजाफा होगा या अवाम में उनकी पजीराई में इजाफा होगा। अवाम में तो उनकी पजीराई उस वक्त इजाफा होती कि जब ये साबित कर देते कि ये 2 अफराद जो हैं ये करप्ट हैं और ये करप्शन के सबूत हैं और ये करप्शन की सजा है। ठीक बात है कि कुछ हासिल भी हो जाता है, कुछ पैसे आते हैं जिनकी बात की जाती है 600 अरब रुपया आ जाएगा और 200 अरब आ जाएगा, ये नहीं आ सका। अच्छा, एक चीज़ है जो कि हमने देखी है कि अब इमरान खान साहब तो अपनी जगह स्टैंड कर रहे हैं, वो अपना वही बयानिया लेके चल रहे हैं, उसके असरात क्या हैं वो तो आपने कहा कि उतने नहीं हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब और बाकी जो पार्टी के लोग हैं वो इस वक्त बात करना चाह रहे हैं नून लीग से, लेकिन सिर्फ शहबाज शरीफ या फिर दीगर पार्लियामेंटेरियन से। आपको क्या लग रहा है ये कितनी बात इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शायद खान अब्बासी भी पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे जो कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ शहबाज शरीफ इस वक्त टारगेट है पीटीआई का? आप देखिए, जो पाकिस्तान में पीटीआई के मुकाबले में जो पॉलिटिकल पावर है वो मियां नवाज शरीफ हैं या आसिफ जरदारी और बिलावल है। अब बात यह है कि जो आपने देखा है कि मियां नवाज शरीफ के जलसे और मरीम नवाज के जलसे तो बहुत बड़े होते हैं। पब्लिक के अंदर जो पावर है या जो पार्टी की जो रियल लीडरशिप है वो या नवाज शरीफ है या मरीम नवाज है। अब शहबाज शरीफ भी हैं, लेकिन टेलीविज़न पे बैठ के ये कहना कि हम मरीम को नहीं मानते, भी आप कौन होते हैं
ये कहने वाले। असल बात ये कि ये तो पाकिस्तान के अवाम ने डिसाइड करना है कि वो किसके साथ है, वोट बैंक किसके साथ है। तो असल में ये जो भी बात करेंगे वो बात तो एक्चुअली इनको चाहे शहबाज शरीफ से ही करें, लेकिन शहबाज शरीफ को भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी मियां नवाज शरीफ से, और अप्रूवल लेनी पड़ेगी जो है वो मरीम नवाज से। तो ये बातचीत उनको नवाज शरीफ और मरीम नवाज से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बात तो होती है अवाम की स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ। तो पावर जो है वो इस वक्त है ही नवाज शरीफ के पास और मरीम के पास, क्योंकि आपने देखा है कि पब्लिक क्राउड पुलर जो है वो मरीम है। तो अब ये कहना कि मरीम को नहीं मानते, आप कहते रहे, लेकिन आपको बात करनी चाहिए और बात करनी पड़ेगी। अंजुम साहब, ये जैसे आपने भी कहा ना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी दो ओपोनेंट लोग होते हैं और ग्रुप्स होते हैं ना, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढते हैं अपने मुफाद की तरफ। कोई एक जो उस ग्रुप के अंदर जो मुखालिफत कर रहा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स व्हाट गवर्नमेंट हैव बीन डूइंग। शहबाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लाने के लिए, चाहे वो बिल पास कराना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र हो, या बहुत सी चीज़ें हों, और कल फवाद चौधरी साहब ने क्लियरली कह दिया कि हम उन्हीं से बात करेंगे बिकॉज मुंतखब वो हैं। लेकिन आपने कहा कि वोट में असल पावर है, या वोट आवाम का किस साइड पर है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वोट एक्चुअली अब पीटीआई के साइड पर भी होगा? खास तौर पर अभी जो हम पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसमें करप्शन का जिक्र हुआ बार बार कि वो करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, पैसा लूट गए, लेकिन वो वापस नहीं आया। क्या आपको लगता है कि वोट बैंक मुतासर होगा पीटीआई का इस हवाले से? अच्छा, अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि वोट बैंक की जो निशानियां हैं, एक तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि जो महंगाई हुई है और जो बेरोज़गारी हुई है, जो मईशत की तबाही हुई है, जो लोगों की हालत ख़राब हुई है, उसमें लोग जो है पीटीआई से नाराज़ हैं। लेकिन अभी आपने सियालकोट का इलेक्शन देखा, सियालकोट के इलेक्शन में पीटीआई इलेक्शन जीत गई, और वो इलेक्शन जीती जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, जो कई तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून वो सीट जीत रही थी। इसलिए आपके सवाल का जवाब एग्जैक्ट देना ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन महंगाई तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसका ग्राफ तो ऊपर जा रहा है। अच्छा हाँ, एक और बात भी है कि जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वो शायद अगले इलेक्शन में वो जो वोट बैंक है वो शायद दूसरी तरह फैसला करे। अभी तो देखें, तमाम वोटर्स को पता है कि वो चाहे कुछ भी हो, अभी कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, या इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं बदल सकती, या इमरान खान की जगह नवाज शरीफ नहीं आ सकते, या जरदारी नहीं। अभी तो लोगों ने वोट स्टेटस को कोई दिया है, लेकिन जब इलेक्शन होगा जिसमें गवर्नमेंट बननी होगी, उसमें जो है लोग यकीनन फैसला करेंगे कि महंगाई को और बेरोजगारी को की और जो बदहाली है, माशी बदहाली है, उसकी हिमायत करें या ना करें, वो एक दूसरी बात है। अभी सूरत थोड़ी फर्क है। अंजुम साहब, आपने कहा अभी सूरत फर्क है, और अभी ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कल मरीम औरंगजेब साहब ने भी कहा कि इस वक्त इमरान खान साहब के अलावा बाकी सबको महंगाई नज़र आ रही है, और पाकिस्तान सस्ता मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लोग बड़े परेशान हैं। मरीम औरंगजेब साहब ने भी कल कहा है। इसके अलावा कल परवेज़ इलाही साहब ने, क्योंकि स्पीकर पंजाब असेंबली, उन्होंने भी ये बात किया है कि अब वक्त 3 साल गुजर गए हैं, काम का वक्त है, और ये बात हम नहीं सुनेंगे कि फंड्स नहीं मिले, लोगों ने तो हमें वोट देने। इस बात पर कारकर्दगी क्या दिखाई है? आपको लग रहा है कि परेशानी में इजाफा होता जा रहा है हुकूमती जो इत्तेहादी उनमें भी, और साथ अपोजिशन तो कह ही रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल खुली किताब है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उससे आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम बेताब हैं। आपको खुद भी नज़र आ रहा है हर तरफ। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के जो एवरेज तनख्वाह है, वो अगर आप 40-50 हज़ार रुपये वाला आदमी जो है वो तो खाना नहीं खा सकता मुश्किल से। आपको एक वक्त का खाना घर पे अगर आपने हांडी बनानी है या सालन बनाना है, रोटी बनानी है, तो ये 600-700-800 रुपये का खर्चा है। और जो जिसकी तनख्वाह टोटल जो है वो 50,000 है या 40,000 है, वो रोटी खाएगा या कपड़े पहनेगा या बच्चों को जूते लेके देगा या बच्चों की फीस देगा या दवाइयाँ देखेगा या ट्रांसपोर्ट देखेगा। वो देखिए, पाकिस्तान में महंगाई इस कदर हो चुकी है कि अवाम की चीखें निकल गई हैं, और अवाम बहुत बदहाल है। अवाम कसम पुरसी की और एक बड़ी शदीद अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अवाम की अक्सरियत जो है वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एक बड़ी तादाद है जो पहले से ज़्यादा गरीब हो गई है, जो गुर्बत की लाइन से नीचे गिर गए हैं, जो रोटी भी पूरी नहीं खाते। ऐसे बहुत लोग हैं। मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि 40% नहीं 50% लोग ऐसे हैं जो पेट भर के अपनी मर्जी की रोटी नहीं खा सकते, और उनकी खुराक, उनके बच्चे जो हैं वो खुराक की वजह से उनकी ग्रोथ में मुतासर हो रही है, उनकी ज़िंदगी मुतासर हो गई है। बिल्कुल। और अफसोस तब होता है जब ये हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या हुकूमती लोग जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दें कि आप आलू खा लें और पैसे बचा लें, 2 के बजाय 1 रोटी खा लें। ओवर द ईयर्स हमने ये स्टेटमेंट्स देखी हैं। ऐसा लगता है कि वो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। कहीं ना कहीं
लेकिन महंगाई है और गुर्बत जो है वो बिल्कुल। दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे अंजुम रशीद साहब और मजीद भी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है आफ्ताब जहांगीर साहब ने, जो कि MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनसे हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हम बात कर रहे हैं कि कल तो परवेज़ इलाही साहब भी बात कर रहे थे, मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी बात कर रही थी, बहुत से हुकूमती अरकान भी कहते हैं महंगाई है, परेशानी में इजाफा हो रहा है, इलेक्शन जो है 2 साल करीब रह गए हैं, अब मुश्किलात में इजाफा है। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, और जो इदाद-ओ-शुमार उन्होंने शो किए, आपको क्या लग रहा है इस वक्त ग्राउंड रियलिटी में सिचुएशन क्या है? बहुत शुक्रिया मौज़िम कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में। देखिए, बात यह है कि ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं कि ऑनेस्टली मुझे तो जो इमरान खान साहब ने बात की है उसमें वज़न नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि आप अभी इस वक्त मार्केट्स में चले जाएं, सूरत हाल देखें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कि वहाँ पर आपको कोई शॉपिंग मॉल, कोई ऐसी जगह जो है वो आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जहाँ पर वीराना हो, जहाँ पे लोग परेशान हो। अभी 27 लाख लोग जो हैं वो अभी कितने अरब, मेरे ख्याल में 25-30 अरब रुपया खर्च किया उन्होंने इन छुट्टियों के अंदर, ईद की छुट्टियों में जो सियाती मुकामात पे गए। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर टू अदर दुनिया, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं इसमें कोई नहीं है, मुझे पता है कि मेरे लिए ये बड़े परेशानी का बायस बनेगी जब मैं अपने हल्के में जाऊँगा इलेक्शन के दिन के लिए, तो महंगाई मेरे आड़े आएगी, क्योंकि एक तबका जो है वो महंगाई का उसका शिकार है। लेकिन उसकी वजह भी है। आपको मैं एक ऑनेस्टली अपनी राय दे रहा हूँ कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, देखिए आज भी अगर आप हमारी कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, वहाँ पे बैनर्स लगे हुए होते हैं कि हमें कारीगर की जरूरत है, हमें फलान, लेकिन मैंने उनसे पूछा, कहते हैं लोग आते ही नहीं है। अच्छा, टेक्निकल लोग भी, स्किल्ड लोग भी चाहिए होते हैं, नॉन स्किल्ड लोग भी चाहिए होते हैं, लेकिन लोगों को रुझान ही कम हो गया है कि लोग जो, हाँ एक तबका है जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो टेक्निकल। माजरत के साथ आई डिसएग्री विद यू। हम ये नहीं कह रहे कि मैं, अबूजर, अंजुम रशीद साहब भूखे मर गए इस महंगाई के चक्कर में, बट आई थिंक यू बीन लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेसेस। अगर आप मॉल्स में जाकर, शॉपिंग सेंटर्स में जाकर गुर्बत ढूंढेंगे तो आप सही कह रहे हैं, नहीं मिलेगी। लेकिन एक तबका है जिसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, 40% है। ये स्टैटिस्टिक्स मैंने या अबूजर ने नहीं बनाए हैं सर। ये कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव नहीं लगता कि मॉल्स या टूरिज्म बढ़ गया है, 27 लाख लोग सैर करने चले गए तो गुर्बत नहीं है? वजह बता रहा हूँ आपको, वजह भी तो बता रहा हूँ ना मैं, कि मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ और मैं रोजाना आपको मैं अपना व्हाट्सएप भेजूंगा कि मैं, और जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है वो हल्का सबसे पसमानदा है कराची का, NA 252। आप अपने नुमाइंदों को कहिएगा कि जाके देखें। मैं आपको जो बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, यकीनन महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन महंगाई को दूर करने का तरीकेकार भी तो मौजूद है। अगर आप रोजगार नहीं करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे, आप, मैं रोजाना, तो इसका मतलब कि एक गरीब आदमी जिम्मेदार है महंगाई बढ़ने का, या उसके पास अगर 2 वक्त की रोटी नहीं है तो वो आप उसी को ब्लेम करेंगे और वही जिम्मेदार होगा कि वो नौकरी नहीं कर रहा, तो चलो जी। आप फिर गलत लेके जा रही हैं। देखिए, बात ये है कि महंगाई कैसे खत्म होगी? अगर एक घर में एक आदमी कमाने वाला है, अगर उसके साथ दूसरा आदमी शामिल हो जाएगा तो महंगाई खत्म होगी, लोग रोजगार पे लगेंगे तो खत्म होगी। अगर अपॉर्चुनिटीज, क्या हमारे पास ऐसे मौके हैं? 3 सालों में कितने लोग बेरोजगार हुए, डाउनसाइजिंग हुई कितने इदारों में? अभी तो सूरत हाल बहुत बेहतर है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बेहतर है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज बहुत बेहतर है, जहां पे लोग जॉब लेके जाना चाहिए। अब ठीक है, अब जॉब करनी चाहिए, सबको काम करना चाहिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कि है कि आटा, चीनी, चावल, घी, ज़रूरी अशिया, दालें कितनी महंगी हुई हैं। गवर्नमेंट मानती है कि हम माफिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट मानती है गंदम महंगी हुई, हम कंट्रोल नहीं कर पाए, गवर्नमेंट मानती है पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसकी वजह से हमें लोगों तक ये सारा असरात डालने पड़े हैं, बिजली महंगी करना गवर्नमेंट मानती है। इसको तो आप मानेंगे, इसका क्या जवाब देंगे आवाम को? बिल्कुल, ये आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जी आपने चीनी आटा महंगा नहीं हुआ, मैं खुद उसको, मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि जी हर महीने कहती है कि जी आप इंक्रीज करें बजट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उसका हल भी तो कोई निकालना है ना। हल क्या है? अगर मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए वसाइल की कोशिश नहीं करूंगा और सिर्फ ये रोता रहूंगा कि नहीं, हल है बैड गवर्नेंस, हल है कि आप गवर्नेंस को बेहतर करें, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करें, माफिया को कंट्रोल करें। जी, मैं एक सवाल छोटा सा आपसे जरूर पूछना चाहूंगी। कुछ ऐसे स्टॉप्स होते हैं बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, जहां पर मजदूर तबका बैठा हुआ होता है, कभी वहां जाकर आप गाड़ी रोकिए, वो रोगन वाला हो या मिस्त्री हो, एक झुमगट्टा आपके ऊपर आ जाता है कि हमें आज की दिहाड़ी दे दो,
सर अगर लोग काम करना नहीं चाहते तो फिर वहां पर बैठकर सारा दिन धूप में क्यों सड़ रहे हैं? मैं आपको बताऊं, देखिए मैं तो पॉजिटिव गुफ्तगू करने का आदी हूँ, मैं मतलब ये ब्लेम बाय ब्लेम नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बकायदा वीडियो बना के भेजूंगा कि मेरा ऑफिस बन रहा है। मैंने उसको बोला कारीगर को कि भाई तुम कितने पैसे लोगे? उसने कहा जी मैं 1000 रुपया लूंगा दिहाड़ी। मैंने कहा यार तुम 800 ले लो। कहता नहीं 800 नहीं लूंगा, 1000। फिर वो 3 दिन बाद मेरे पास वापिस आया। मैंने कहा कि यार वो काम तो मेरा कर दो। कहता है मैं 1000 लूंगा। मैंने कहा अगर तुम 800 ले लेते उस वक्त तो आज 3 दिन में तुम 2400 रुपए कमा चुके होते, जो 2 दिन तुमने कमाए नहीं। ये देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें समझानी होगी। जी सही है। आफ्ताब साहब आप एक साइड की बात कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से गवर्नेंस बेहतर करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से बेहतर करनी है, ये जो माफिया को कंट्रोल करना है, 3 साल में कंट्रोल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो चीज़ें महंगी हुई हैं वो महंगी हुई हैं, गवर्नमेंट मानती है, उसका एतराफ़ करते हैं आप कि वाकई गलती हो गई, 3 साल ज़ाया हुए हैं, लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। आप जो है ये अगर आप पंजाब KPK और वफाक की तरफ से कहते हैं तो मैं बिल्कुल मान लेता हूँ कि जी हमसे कहीं कमजोरी हुई। लेकिन अगर सिंध की बात करेंगे तो फिर वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां पर उनकी जिम्मेदारी है, उनके डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेदारी है, उनके DCs की जिम्मेदारी है कि वो पेट्रोल प्राइस कंट्रोल भी करवाएं और ये सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करें। तो ये ठीक है, आपका पॉइंट सही है कि आप अपनी पार्टी के लिए जवाब दें, जाहिर है, तो आप KPK पंजाब या फेडरल की बात करेंगे। अंजुम रशीद साहब आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? आपने तमाम ये गुफ्तगू सुनी आफ्ताब साहब की जो ये कह रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि वो 800 रुपये पे नहीं 1000 रुपये मांग रहा था, अब आप देखें कि 1000 रुपये, ये आफ्ताब जहांगीर साहब जो हैं इनको खुद पता है कि 1000 रुपये की क्या वैल्यू है। 1000 रुपये में एक वक्त का खाना 5-6 आदमियों का बनाना जो है वही मुश्किल है। तो बाकी जो उसने मकान का किराया देना है, या उसने जो है वो बिजली का बिल देना है, उसने गैस का बिल देना है, उसने बच्चे की दवाई लानी है, उसने कपड़े, मतलब पॉसिबल नहीं है। एक ये तो देखें, ये कसम पुरसी की, गुर्बत की और आदमी की बेतौकीदी की ये इंतहा है कि आफ्ताब जहांगीर कह रहे हैं कि वो 800 रुपए पे काम नहीं कर रहा था, 1000 आप एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, उसकी गुर्बत को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आप समझाना भी किसे चाह रहे हैं? उस गरीब आदमी को। अगर 1000 पे भी आदमी काम करने पे मजबूर है तो आप देखिए कि वो कितना मजबूर है, क्या बेबसी है कि वो रोटी पूरी खाए बगैर भी जो है वो आपसे राजी हो गया काम करने पे। हमें क्या, हमें तो मॉल्स में रश नजर आता है, हमें तो 27 लाख लोग टूरिज्म करते हुए नजर आते हैं। आफ्ताब साहब मुझे दिली अफसोस हुआ है, यकीन जानिए, इन तमाम कमेंट्स पर। आपसे पहले फूड सिक्योरिटी मामले खसूसी हैं, वो कह रहे थे जी आलू खा लें, पैसे बचा लें, 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खा लें। सर क्या गवर्नमेंट ये सोल्यूशंस देती है? है कि जब 27 लोग जाएंगे टूरिज्म प्लेसेस के ऊपर तो वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्या? वहां पर कारोबार नहीं होगा? देखिए लोगों का इस वक्त मसला डिफरेंट है। मसला ये है, लोग मुझसे जो बात करते हैं मैं वो बात कर रहा हूं आपसे। लोग ये कहते हैं कि जी आफ्ताब साहब आप हमारी खाने पीने की फिक्र मत करें, आप हमारे वो मसाइल हल कर दें कि जो हमारे बस की बात नहीं है। वो मसाइल क्या है? वो मसाइल ये है कि आप हमारा हेल्थ का निजाम अच्छा कर दें, आप हमारा तालीम का निजाम अच्छा कर दें, आप हमारे लिए रोजगार का इंतजाम कर दें, ये चीजें आप हमारे रोड्स अच्छे कर दें, हमें पानी और बिजली का निजाम, गैस का निजाम बेहतर कर दें, तो हमारी ये बचत होगी। अगर हमारे स्कूल में अच्छे बच्चे स्कूलों में जाएंगे, सरकारी स्कूलों में, तो हमारी स्कूल की फीस बचेगी, हमारे हॉस्पिटल्स का मसला हल हो जाएगा, तो हम ये छोटी मोटी महंगाई को काबू कर सकते हैं। जिस तरह भी मेरे भाई ने कहा कि अगर एक आदमी 30,000 रुपया कमाता है तो वो घर में कैसे चलाएगा, बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, हेल्थ, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। में हुकूमत ये कर सकी है? आपका विजन बड़ा जबरदस्त है सर, आइडियल फैंटेसी वाली बात कर दी आपने। 3 साल में किसी एक पॉइंट पर डिलीवर कर सकी है कि आप ये 3 साल की जिम्मेदारी तो मुझ पर डाल सकती है, लेकिन 27 लेकिन बाकी 30 साल की नहीं जा सकती, ये तो बातें रट गई हैं। आफ्ताब साहब आपका शुक्रिया, जिस तरह से आपने बात की और जो आपने बताया अपना पॉइंट ऑफ व्यू। अंजुम रशीद साहब आपने भी सुना, और आफ्ताब साहब फिर वही बात कर रहे थे जो कि हमें ख्याल है उस पर हम बात करते रहते तो मजीद आधा घंटा हमारा मजीद लग सकता था कि 30 साल कैसे हुए, 30 साल में भी जो भी हुए उसमें भी क्या गलतियाँ सी सर के एडमिट कर लें और उसको बेहतर कर लें, तो मेरा ख्याल है वो भी काफ़ी होगा। हमारी किसी से इंडिविजुअल बहस नहीं है। ही वाज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी गवर्नमेंट है, वो कराची और सिंध हुकूमत को बीच में ला रहे थे। जहाँ सिंध में प्रॉब्लम्स होती हैं हम उस हुकूमत के नुमाइंदे को लाकर बैठाते हैं और सवाल पूछते हैं। असल सवाल महंगाई का है जो शायद गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के लिए छोटी मोटी महंगाई है। और सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मैं नहीं कह रही, ये भी आपने खुद ही बोला कि छोटी मोटी महंगाई है। आपने अपने ही बयानिए को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर दिया कि गुर्बत नहीं है। आप देखिए 27 लाख लोग टूरिज्म के लिए गए, फिर जब हमने इसको पॉइंट आउट किया तो आपने उसको काउंटर करके ये बोल दिया कि वहाँ रोजगार बना। तो एक सिस्टम, एक प्लान, एक पॉलिसी जो ओवरऑल गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए आवाम को रिलीफ के लिए, हम सिर्फ वो मांग रहे हैं। खुदारा अगर आप वो दे दें तो हालात बहुत बेहतर हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपकी मुलाकात एक और ऐसे फ़ख्रे पाकिस्तान से कराएंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी अचीवमेंट K2 को सर कर लिया है। माउंट एवरेस्ट वो पहले ही सर कर चुके हैं एंड ही इज़ द यंगेस्ट जिन्होंने K2 को सर किया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं और शहरोज़ हैज़ मेड अस प्राउड, क्योंकि वहाँ जाकर पाकिस्तान का झंडा लहराना ये एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 19 साल शहरोज़ हैं जिन्होंने K2 सर की, दुनिया के सबसे कम उम्र तरीन ये कोपे माँ बने और इससे पहले माउंट एवरेस्ट भी ये सर कर चुके हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र। शहरोज़ काशिफ से मुलाकात करवाते हैं। शहरोज़, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट की और पाकिस्तान का नाम जो है वो और आपने बुलंद किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं कौम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी अचीवमेंट के लिए बहुत सारी दुआएं की। जी, बहुत सारी दुआएं भी की और आपकी अचीवमेंट पर बहुत हम खुश भी हुए। सो शहरोज़, ये बताइए कि कितना मुश्किल था ये मिशन सर करना और कितनी मेहनत लगी, कितने चैलेंजेस आए? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई वाज विदाउट एनी हाई पोर्टर। मेरे पास कोई हाई पोर्टर नहीं था, सो आई हैव टू कैरी ऑल माय वेट। लेकिन आई थिंक कि मैं इसका क्रेडिट जो है वो नेपलीस पैम्बर को बहुत ज़्यादा देता हूँ, जो कि पायनियर एक्सपीडिशन से लाकपा हैं। उन्होंने जो है वो मेरे ऊपर बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे टेंट दिया रहने के लिए, उन्होंने मुझे खाना दिया ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो क्योंकि उनको पता था कि इसके पास पोर्टर नहीं है, तो आई हैव टू कैरी ऑल द वेट। तो आई वाज कैरिंग 19 kg फ्रॉम बेस कैंप टू कैंप 2 और डायरेक्ट 14 आवर्स की क्लाइंब की मैंने वो वेट उठा के, और बस उसी को ही उठा के जो है वो हम ऊपर चलते रहे। क्या बात है, तो काफी टफ था मेरे लिए। वेरी नाइस, आपने वाकई बड़ी हिम्मत दिखाई है शहरोज़। और इससे पहले आप जब माउंट एवरेस्ट सर कर रहे थे तब भी आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, तब भी आप पाकिस्तान के यंगेस्ट माउंट एवरेस्ट सर करने वाले बन गए। अब ये जो आपने कहा कि आप गए और आपके साथ हेल्प नहीं थी उस तरह से वजन उठाने के लिए, तो प्लानिंग की थी ऐसी कि जाना है या फिर दरमियान में सोचा या कुछ इस तरह से प्लान दरमियान में बदल गया था? नहीं, एक्चुअली मेरे जो शेरपा था, मेरा जो पोर्टर था, पाकिस्तानी गाइड था, वो बीमार होके वापस चला गया था। तो फिर आई वाज ऑल लोन दैट टाइम। अच्छा, वहाँ पर रास्ते में मतलब देखिए उसकी जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली उसकी जान से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बस अच्छा शहरोज़, बड़ा डेंजरस हो जाता है कभी कभी, बहुत मौसम की सख्ती भी हो जाती है। और लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी तो वी वर डिस्कसिंग दैट कि आपने K2 की तरफ जाना है और इंसिडेंट्स भी होते हैं वहाँ पर। तो कभी आपको ऐसे डर लगा या खौफ आया या कभी ऐसे लगा कि खुदा न खास्ता इतना बड़ा कोई चैलेंज आ जाए जिसको आप पूरा ना कर सकें और समथिंग लाइक दैट? मेरा ख्याल से कि चैलेंज होते ही बड़े हैं। मतलब चैलेंज की कोई क्वांटिटी नहीं होती कि वो बड़ा है या छोटा है। चैलेंज एक बड़ी चीज का ही नाम है बेसिकली। चैलेंज खुद है, क्वांटिटी है। तो मेरा ख्याल से कि माउंटेनियर जो है वो चैलेंजेस के लिए ही बना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी डर नहीं लगा। बिल्कुल, क्योंकि हम वो जो एक सोच होती है कि भाई मैंने K2 सर करना है, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक सो कि उसकी तरफ रवानगी ही एक बहुत बड़ा स्टेप था। इसमें कोई शक नहीं है और हम आपके लिए बहुत खुश हैं। पाकिस्तान का आप फ़ख्र हैं। अगर जाते जाते आप बताइए कि नेक्स्ट कोई टारगेट बनाया हो, इसके बाद तो आपने माशाल्लाह माउंट एवरेस्ट भी कर ली, K2 भी कर ली, अब क्या करना है? मेरा जो टारगेट है वो 14 पीक्स का है। दुनिया में 14 पीक्स है 8000 की। आई हैव टू सबमिट ऑल ऑफ दीज एंड आई वांट टू बी द यंगेस्ट टू सबमिट। इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करे इसमें शहरोज़। और अब जब मैं चैलेंजेस का और टिप्स की बात कर रही थी तो साथ ही आपकी ये पिक्चर्स आना शुरू हो गई जो ये चल रही है ना, ये तो मैं देख रही थी कि पिक्चर्स आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ और बड़ी प्यारी प्यारी सी ली हैं लोगों को दिखाने के लिए। ऑब्वियसली इट वाज अ बिग अचीवमेंट। तो इन पिक्चर्स को देख के बिल्कुल नहीं लगा कि आपको एक्चुअली कभी डर लगा होगा या चैलेंज आया होगा। तो अल्लाह ताला आपका हौसला ऐसे ही रखे और आपको हमेशा, और जो टारगेट्स आपके हैं वो आप इंशाल्लाह पूरे करें। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम शोहदा डे मना रहे हैं, पुलिस शोहदा डे। इसकी अहमियत इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे शोहदा हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट से अपनी जानें नजराना पेश करते हैं इस कौम के लिए, उनको सलाम पेश करना, उनको ट्रिब्यूट पेश करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। और जिस तरह से अपने फ़र्ज को पूरा करते हुए ये जवान शहीद हो जाते हैं, और शहीद कभी मरते नहीं हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो उनकी कमी जब महसूस होती है, उनकी फैमिलीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा रहता है। और बहुत सी प्रॉब्लम्स हम मेंशन करते हैं, बहुत सी कोताहियाँ डिस्कस करते हैं, लेकिन अपने शहीदों के लिए हम पूरी कौम न सिर्फ उनको सलाम पेश करते हैं बल्कि उन पर फ़ख्र करते हैं, और ये फ़ख्र जारी और सारी रहेगा क्योंकि इनकी कुर्बानियों की वजह से हम अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं राशिद हिदायत साहब, SP डॉल्फिन हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सैयद ज़ीशान रज़ी साहब ने, जो कि AIG हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। राशिद हिदायत साहब, आप क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से, क्योंकि पुलिस शोहदा डे हम मना रहे हैं और ऑब्वियसली हमें तमाम पाकिस्तान में जो पुलिस फोर्स है उसको सलाम पेश करना ही मकसद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जवान तरोताज़ा ने अपने गर्म लहू से इस वतन की मट्टी को सैराब किया है, अपनी जान देकर हज़ारों ख़ानदानों को, हज़ारों ज़िंदगियों को आबाद किया है। इस दिन के हवाले से यही कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान पुलिस के 7200 से ज़ायद शोहदा हैं। इस तरह लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के शोहदा की तादाद भी आप देखें तो पंजाब पुलिस के 1560 से ज़ायद शोहदा हैं, लाहौर पुलिस के 320 शोहदा हैं। ये इस बात की निशानी है कि हमारे जो जवान जब इस महकमे में आते हैं, वो जो फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जामे शहादत नोश करते हैं, तो वो जो बेसिकली जो उनका अपना जो वादा है इस वतन की मट्टी के साथ, और जो वादा उन्होंने अपने हलफ की पासदारी करते हुए जब अपनी कौम से, अपने माशरे से करते हैं, तो वो उसकी पासदारी करते हुए सुप्रीम सेक्रीफाइस देते हैं। और सुप्रीम सेक्रीफाइस ये है कि आप अपनी जान तक अपने वतन और अपने माशरे के लिए कुर्बान कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कुर्बानी कोई हो नहीं सकती। और इनकी कुर्बानियों की जो लाजवाब दास्तानें हैं, वो उनकी वजह से ही हमारा माशरा जो है आज अमन का गहवारा है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, और हम अपने सारे जो फ़राइज़ मंस भी हैं अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वी ओ टू द ब्लड एंड टू द सेक्रीफाइस ऑफ आवर मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट अबाउट इट सर, हमारे लिए वो फ़ख्र हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। हम AIG साहब की तरफ जाएंगे। AIG साहब, आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगे, और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि शहीद का रुतबा तो वैसे ही बहुत बुलंद होता है, और जब शहीद हो गए तो हम सबसे अफजल हो गए वो, लेकिन जो पीछे लोग रह जाते हैं उसके लिए भी हमारा डिपार्टमेंट खड़ा रहता है। और शोहदा को याद करने का एक मकसद ये भी होता है कि डिपार्टमेंट शो करता रहे कि उनकी फैमिलीज़ के साथ आप एज़ फैमिली खड़े हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे पुलिस की बहुत कुर्बानियाँ हैं, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस के हमारे अब तक के तकरीबन अराउंड 1600 के करीब शोहदा हैं, और आवाम की जान और माल की हिफाजत में और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमारे पंजाब पुलिस की ख़ास तौर पर रिवायत रही है कि हम अपने शोहदा को नहीं भूलते, और शोहदा की फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। जो हमारा शोहदा के लिए उनकी तनख्वाह से लेकर, उनके बच्चों के वेलफेयर से लेकर, और तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाता है। उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन हैं उनको भर्तियों में भी फैसिलिटेट किया जाता है शोहदा पैकेज, शोहदा कोटा के अंदर। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हमारा पुलिस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, और हम उनकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करते हैं, उनको पूरी सैलरी दी जाती है उनकी फैमिलीज़ को। जी जी, ज़ीशान साहब, आज के दिन की मुनासिबत से मैसेज कोई देना चाहें आप? जी, बस आवाम के लिए यही हम बताना चाहते हैं कि जी पुलिस आपकी जान माल की हिफाजत के लिए चाको चौबंद है, और आप लोगों की खातिर सड़कों पर आती है, आप लोगों की खातिर लड़ती है। तो बराए मेहरबानी पुलिस के साथ ताउन करें, और हम उस ताउन की बेसिस पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी हिफाजत। बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ताउन आवाम का भी ज़रूरी है, और पुलिस तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही है। राशिद हिदायत साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज आज के दिन के हवाले से? मैं एक नज़म आपके क़ारीन की नज़र करना चाहूँगा शोहदा के योम शोहदा जो पुलिस मना रहे हैं हम उसके हवाले से। हम सलाम करते हैं शोहदा के वरसा को,
हम सलाम पेश करते हैं शोहदा के रुफ़का को, हम सलाम पेश करते हैं शोहदा के बच्चों को, हम सलाम पेश करते हैं शोहदा के बुज़ुर्गों को। सलाम तुम पर मेरे शहीदों, सलाम तुम पर मेरे जयालो, कि तुमने नामूसे आदमियत को अपने चेहरे का खून देकर, खुद अपनी आँखों का नूर देकर, खुद अपनी कड़ियल जवानियों का गरूर देकर, महकती सुबह का नूर देकर दरिंदगी से बचा लिया है। सलाम तुम पर मेरे शहीदों, वतन के अज़मत के जानसारो, सलाम तुम पर वकार मिल्लत के पासदारो, सलाम तुम पर मेरी फ़िज़ा के जानसारो, सलाम तुम पर मेरी निगाह के चांद तारो, सलाम तुम पर मेरी निगाह के चांद तारो, सलाम तुम पर। बहुत खूब जी, और बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में आपने खिराज तहसीन पेश किया। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये बात ठीक है कि ज़्यादा अल्फाज नहीं होते, ज़्यादा जुमले नहीं मिल पाते, बन नहीं पाते, लेकिन ये बात ठीक है कि सलाम तुम पर। सलाम तुम पर। इसके साथ